नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मैं डोनेटा स्माइल फाउंडेशन से हूँ। मैं विधि का छात्र हूँ। पहले मैं आज हम एक सेशन करवाने जा रहे हैं जो कि अंशुल सर लेंगे और काफ़ी प्रोडक्टिव होगा स्टूडेंट्स के लिए वो। तो मैं पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ दे दूं। तो जो मैं डोनेटा स्माइल फाउंडेशन से हूँ और हम काफ़ी समय से शिवपुरी में वर्क करते आ रहे हैं और वी हैव डन मैनी प्रोग्राम्स एंड it is founded by Mr. Praval Agrawal in 2016, and we have done many works like child development, women empowerment, social work programs, and many more. So please support our our page, and I request please I request please connect with us एंड से टू सबको बता दीजिए कि लाइव आ जाएं हम। कुछ ही देर में अंशुल सर हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपका सेशन लेंगे। और जो हमारे सेशन का टॉपिक है आज वो चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम आफ्टर लॉकडाउन। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलें और तुरंत ज्वाइन करें। स्टार्ट करें? सेल्वी स्टार्ट सर एक मिनट बस सर। हाँ ठीक ठीक टेक योर टाइम। तो सर हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर अंशुल जैन सर। He is former senior faculty in Kautalya Academy, Indore. He is also a gold medalist in Devi Ahilyabai Vishwavidyalaya in MA History, and he is an educator since 2013, and he is the founder of Learner Academy Shivpuri. तो वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। If you have any query about session, you can post your message in comment section. Sir, please start the session. Yeah, sure. First of all, क्या मैं जान सकता हूँ, is there someone who is live right now who is watching us? Yes sir, we are. Is there someone? Yeah. सर वो मैसेज ड्रॉप भी कर पाएंगे सब लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, श्योर। Yes sir. First of all, good afternoon to all of you. This is Anshul Jain from the Learner Academy. और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के सम्मुख अपनी बात तथा शिवपुरी शहर के एजुकेशन के स्तर की बात रख सकूँ। सेकेंड ऑल, जब अपन बात करते हैं शिक्षा की तो मुझे एक नाम याद आता है, नाम है अरस्तु जी का। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और आप लोगों ने कभी अरस्तु जी को पढ़ा होगा तो शायद जानते होंगे कि एजुकेशन के मामले में अरस्तु जी ने बहुत सारे कामकाज करे हैं। उनकी बहुत सारी फिलॉसफीज और थ्योरीज रही हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन। जब आप संविदा या फिर वर्ग 3 में साइकोलॉजी पढ़ते हो, पेडागोजी पढ़ते हो, तो उसमें आपको अरस्तु भी पढ़ना पड़ता है। अरस्तु की बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं। तो अरस्तु शिक्षा के बारे में कहते हैं, शिक्षा वह काम की नहीं जो मानव को बनाती है, शिक्षा वह काम की होती है जो समाज को बनाती है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है कि शिक्षा वह काम की है जो समाज का निर्माण करती है। तो अपन को शिक्षित तो होना है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा का वह स्तर भी रखना है कि जिसमें अपन अपनी शिक्षा से अन्य सभी लोगों को भी शिक्षित करें। वो शिक्षा किसी काम की नहीं जो केवल आपको एक रोजगार का संसाधन बन के मात्र रह जाए। ऐसी शिक्षा मेरी नज़र में व्यर्थ होती है। ऐसे व्यक्ति केवल आय का संसाधन के लिए शिक्षा जरूर अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। वो जीवन भर उसका दुरुपयोग ही करते रहते हैं। ये अपने समाज में एक कुप्रथा है कि अपन पढ़ते केवल इसलिए कि हमें नौकरी मिल जाए। हमें पढ़ना केवल इसलिए नहीं है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें पढ़ना इसलिए भी है कि हमें समाज में बदलाव लाना है, समाज में परिवर्तन लाना है। नौकरी तो एक साध्य होना चाहिए
कि हाँ, जो हमारा मोड है कि हम इसके ज़रिए अपने जीवन को चला सकें। ठीक, नौकरी पाना हमारा एट लास्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए समाज तथा समाज की भलाई। जब भी अपन सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज में आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है एक क्वेश्चन अधिकतर कि आप ये जॉब क्यों लेना चाहते हो, आईएएस के बनना चाहते हो। उधर आप कभी नहीं बोल सकते कि मुझे पैसों के लिए चाहिए, मुझे पावर के लिए चाहिए, नहीं, मुझे समाज में परिवर्तन लाने के लिए चाहिए। ये जवाब इसका ऑथेंटिक होता है। क्यों? क्योंकि अरस्तु जी ने समाज को तथा शिक्षा को एक पहलू में रखा है, ना कि उसे डिवाइड करके रखा है। तो जैसा कि मुझे पता चला था कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग द एजुकेशन, और उसके बारे में अपन बात करेंगे। मैं थोड़ा शुप्री के बारे में भी बात करना चाहूँगा, शुप्री की शिक्षा के बारे में भी बात करना चाहूँगा, और धीरे-धीरे मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जुड़ते जाएँ, नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाएँ। ये सेशन काफ़ी अच्छा होगा अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, तो आपको सिविल सर्विसेज के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, एजुकेशन ऑफ शुप्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, और मैं अपने विचार तथा डोनेट स्माइल फाउंडेशन के विचारों को आप तक पहुँचाने में समर्थ रहूँगा। जी, शुभम जी, आप देख सकते हैं कि कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं अभी तक? सर अभी अराउंड 15। Around 15. Can I see the comment? Is there any comment? सर नो कमेंट टिल नाउ। No comment till now. Can I see any one of them comment? Any one of their comment कि मैं किसी के comment देख पाऊंगा स्क्रीन पे या फिर नहीं? यस सर, यू कैन। You can if they comment ना। ठीक ठीक। मैं चाहूंगा कि आपके जो भी सवाल हैं, अरे प्राची बेटा कैसे हो आप? मैं चाहूंगा कि जो भी आपके सवाल हैं वो सभी सवाल आप एक एक करके पुट ऑन करते चलिए, क्योंकि अगर ऐसे में भाषण देने लगा तो शायद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी सफिशिएंट नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए हाँ बहुत सर। कुछ है, मैं भरा बैठा हूँ। सर तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स कि के आपके कुछ क्वेश्चंस रहें। हाँ हाँ सर, शुभम बोलिए। स्टूडेंट्स के काफी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो काफी बच्चे पैनिक हैं अपनी स्टडीज को लेकर, क्योंकि सब लोग अपना शहर छोड़ के घर में बैठे हैं और काफी पैनिक कर रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि बुक्स वगैरह वो घर पे रख के आए हैं। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी। हाँ शुभम, मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, और एवरीथिंग इज टफ या नॉट इजी व्हेन यू आर लेजी। ये कोरोना अपन को लेजी बना रहा है, और इस लेजीनेस से अपनी पढ़ाई टफ होती जाएगी और अपन डल होते जाएंगे। तो सबसे पहला काम रहेगा इस कोरोना के दौरान अपन लोगों को अपने आप को बिजी करना है। इसी के लिए द लर्नर एकेडमी और हम सब लोगों ने कुछ प्रयास करे हैं, जैसे कि कल से ही द लर्नर एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू होगा, जिसमें आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस दिखाई जाएगी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 3-4 दिन के लिए। फिर आफ्टरनून में भी क्लासेस रहेंगी संविदा वर्ग के लिए, साइकोलॉजी, संस्कृत 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए, और मैथ्स 10th 11th 12th का स्टार्ट होगा। इसमें 6 से लेकर 8 तक के लिए भी हम क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं आगे आने वाले 2-5 दिनों में। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर वर्ग के, ना केवल सिविल सर्विसेज, ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को हम कुछ भी करके एंगेज रखें एजुकेशन के माध्यम से, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ज़्यादा दिन तक अपन उसे खाली नहीं छोड़ सकते। और जैसे विवेकानंद जी कह के गए, अपने आप को बिजी तो रखना ही रखना है। और इसी के साथ जैसे कि अभी एक और सवाल उठा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों के साथ एक समस्या आई है, वो डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान रखते हुए अपन एक लाइव चैट शो भी लेके आए हैं। चैट शो का नाम रखा है अपन ने टॉपर्स टॉक विथ अंशुल सर। वो चैट शो भी यूट्यूब के माध्यम और डोनेट स्माइल फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें हम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जैसे हमारा पहला जो गेस्ट है वो एसपी सर हैं, शिवपुरी नगर के एसपी राजेश सिंह चंदेल जी, उसमें भी शायद नेक्स्ट वीकेंड तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उनके साथ मेरा इंटरव्यू रहेगा। तो ये इंटरव्यू एक विचारधारा पे आधारित है। वो विचारधारा है छात्रों के साथ छात्रों की बात, छात्रों का विकास। दैट मीन्स कि जो इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा ओनली फॉर दी स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसे अपने आप को इनहेंस कर सकता है, इस समय का कैसा सदुपयोग कर सकता है, कैसे ऐसे ऐसे साधारण व्यक्ति असाधारण कार्य करके इतनी बड़ी पोस्ट लेते हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आप लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये सही मौका है। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा यार अभी साल बर्बाद हो गई, मैंने कहा नहीं, ये साल तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है और ज़्यादा प्रॉफिट है।
क्यों? क्योंकि मुझे इतना समय मिला है कि मैं अपनी तैयारी को फिर से कर सकता हूँ। अब जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं डबल तैयारी से उठूँगा और जो कमी मैंने इस सेशन में छोड़ी इस पूरे साल में, उसको मैं फिल अप करके दूसरे सेशन में आऊँगा। इसलिए अपन लाइव क्लासेस की ओर टर्न ऑन कर रहे हैं। शिवपुरी शहर में इतनी बड़ी 1 या 2 पढ़ा रहे होंगे, हम पूरे के पूरे बैचेस सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक लेके जाएँगे। आप कभी भी खोलेंगे चैनल पे, आपको लाइव मिलेगा चैनल। उसका मेन यस कारण सर। क्या होगा? हम चाहेंगे हर एक बच्चा शिक्षित हो, हर एक बच्चा अपने समय का सदुपयोग करे, साथ ही साथ खुद तो पढ़े लेकिन अपने दोस्तों को भी एंगेज करे कि वो भी आगे चल के पढ़ने में अपने समय को लिप्त करें, ना कि लूडो, पबजी। और मैं खुद बताऊं, मैं खुद आजकल ऐसी चीज़ों में एंगेज हो गया हूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं विकआउट कर रहा हूं, तो उसे मैं कैसे एनहेंस करूं। तो हमने ये लाइव क्लासेस वाला कंसेप्ट निकाला है, कल से स्टार्ट होगा। इसमें एमपीपीएससी के बैचेस चलेंगे, एसआई के बैचेस, कांस्टेबल के बैचेस और संविदा के बैचेस। और 10 या 15 तारीख से इसमें अपन क्लास 6 से लेके क्लास 10, क्लास 11, 12 के आर्ट्स, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर के बैचेस भी अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें अपन 2 यस सर। चैनल बनाएंगे, एक चैनल पे इतना संभव नहीं है, इसलिए हमने 2 चैनल की थ्योरी बनाई है कि 2 चैनल के माध्यम से हम दिन भर बच्चों को एंगेज रखना चाहेंगे। हाँ शुभम, आपका कोई नेक्स्ट सवाल? सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम में आपके अनुसार क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं इस कोरोना के बाद? बदलाव तो वैदिक काल के बाद बहुत हुए हैं, ये कोरोना तो ठीक है। बदलाव सबसे पहले तो मानव की प्रवृत्ति में आएगा, एजुकेशन सिस्टम में नहीं आएगा। मानव की प्रवृत्ति अब थोड़ी सुदृढ़ नहीं रहेगी। सुदृढ़ मीन्स कि स्टेबल नहीं रहेगी। पहले तो उसे अपने आप को स्टेबल करना होगा। अभी की स्थिति में मैंने जैसे ही बताया, बच्चों का मनोबल गिर गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब सरकार दोबारा से बन सकती है, क्योंकि उपचुनाव की संभावना है मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि सरकार बने या ना बने, हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हम क्यों पढ़ें। सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव से पहले तो हमें हमारी मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बदलेगी, एजुकेशन सिस्टम कितना भी बदल जाए या ना बदले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बदलाव होगा, ये बात सत्य है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बदलाव अपन को ऐसे देखने को मिलेगा कि अब जीतेगा वही जो सीखेगा सही, क्योंकि अब कंपटीशन और बढ़ेगा। जीतता हमेशा वही है जो सीखता सही। पढ़ाते हर कोई है मेरे हिसाब से। आपको ट्यूटर आपके घर के बाहर भी मिलेगा, कॉलोनी के बाहर भी मिलेगा, इंदौर में भी मिलेगा और दिल्ली में भी मिलेगा। सब कुछ आपको वही बताएंगे जो मैं बताऊंगा, या वो बताएंगे जो मैं बताऊंगा, या मैं भी वही बताऊंगा वो जो बताएंगे। अंतर कहाँ आएगा? अंतर अब आएगा कि जो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल तरीके से आपको पढ़ा पा रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है, वो उतनी अच्छे से आपको एनहेंस कर पाएगा। जैसे कि पढ़ाने के साथ साथ हमारी जो हमेशा विशेषता रही है कि हम अदर एक्टिविटीज पर भी वर्क करते हैं। हमारा इस बार का प्रोजेक्ट था जैसे हैंडराइटिंग क्लासेस। शिवपुरी शहर में कोई नहीं कराता सिविल सर्विसेज के लिए। हमने स्टार्टिंग से D1 से क्या रखा था हैंडराइटिंग क्लासेस का। हमने हैंडराइटिंग क्लासेस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे, हमने फैकल्टी अरेंज करी, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि कोरोना आ गया। सेकेंड ऑल हमने न्यूज़पेपर रीडिंग पे वर्क करना है, हम उसको और एनहेंस करने वाले हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, बट कुछ कारणवश हमें बीच में उसे 1-1.5 महीने चलाने के बाद बंद किया। अब जैसे ही सेशन ओपन होगा, हम न्यूज़पेपर रीडिंग, बच्चों को अभी से हैबिट डालना कि न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है। चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करो, चाहे आप एसआई की करो, चाहे आप बाबू की करो, किसी की भी करो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको पेपर एक पढ़ना आना चाहिए। पेपर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ऐसा नहीं कि बस हेडलाइन पढ़ ली और सब आपने एस्केप कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हेडलाइन में भी कौन कौन सी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कितना न्यूज़ कंटेंट आपके काम का है। थर्ड ऑल, अब पूरी क्लासेस शिफ्ट होगी ऑनलाइन पे। ऑनलाइन इसलिए शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जैसे कि अपन बात करें, अभी हाल ही में 2 देशों ने अपने एजुकेशन सिस्टम को ओपन किया है। एक है नॉर्वे, सेकंड ऑल चाइना। दोनों ने अपने एजुकेशन सिस्टम को ओपन करने से पहले कमेटी का गठन किया। उन्होंने सुझाव दिया है कि एक क्लास में 20-20, 25-25 की स्ट्रेंथ होगी, इतनी चेयर होंगी, इतनी टेबल होंगी। दैट मीन्स कि अब हाई अमाउंट में रश इस सेशन में नहीं मिलेगा, कम से कम ये पूरे साल तो नहीं मिलेगा, इन केस की अगर कोचिंग क्लासेस ओपन होती हैं। तो जब रश नहीं है तो सिस्टम में चेंज आएगा। बच्चों की अवधारणा, यार मेरा दोस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, टेक्नोलॉजी है, मुझे अब यूट्यूब पे भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, मुझे यहाँ से भी पढ़ना पड़ेगा। 2 लेक्चर आपको यहाँ पढ़ना है, 2 लेक्चर आपको ऐसे यूट्यूब क्लासेस देंगे। जैसे हमारा सिस्टम हमने सोचा है कि हम जो ओटीज कराते थे अभी क्लास में, बच्चों को ज़्यादा टाइम क्लास में ना देते हुए 3-4 घंटे, उसके बाद आप घर जाओ, घर शाम को हम लोग लाइव मिलेंगे आपको, लाइव हम आपको और पढ़ेंगे। हमारी जो विचारधारा है, जो हम परिवर्तन ला सकते हैं, हमने ये सोचा है कि जैसी क्लासेस ओपन होती है, हमारे पीएससी के बैचेस 4-4, 5-5 घंटे चलते थे, अब उन्हें 2 घंटे चलाएंगे, बाकी के हमने इवनिंग टाइम में लाइव क्लासेस देंगे। इससे क्या होगा कि
बच्चे को ज़्यादा उनका कनेक्टिविटी दूसरे से नहीं होगी, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपन लाइव तथा टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। इवन अभी हमारी कुछ सेशन आ रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर चालू करे हुए हैं और एमसीक्यूज चालू किए हुए हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और नई सीरीज हम लेके आए हैं, सबसे बड़ा सवाल, जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पुट ऑन करते हैं, जैसे कि बैंक इतने ज़्यादा नोट क्यों नहीं छापता है। इस कोरोना की स्थिति से बचने के लिए चाहे तो आरबीआई बहुत सारे नोट्स छाप सकता है, लेकिन नहीं छापता। क्यों नहीं छापता, इसके ऊपर हमने वीडियो कवर किया। जैसे कि अभी हाल ही में जो तेल है, तेल के दाम कम हुए, तो भारत क्यों नहीं स्टोर कर सकता पूरा तेल? क्या कमी है, क्या संसाधन का अभाव है, इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई। एक हम ऐसी लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं जो कि वर्तमान कंडीशंस को आपको समझाएगी। ये सब अब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा। आपका पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम अब उसके हाथ में जाएगा जो टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ना कि वर्बली कि आप भाई आओ पढ़ो बैठो और अपने घर जाओ। हाँ शुभम, हाँ शुभम, आपका नेक्स्ट सर वही बस फास्ट हमारा नहीं हो रहा यही ना है शुभम? नहीं 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 सर, बस यही हमारा एम हाँ है कि लोगों तक हम आपके वर्ड पहुंचा सकें और लोगों को मोटिवेट कर सकें कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम प्रोडक्टिव बनाएं, ना कि लूडो और टीवी देखने में वेस्टेज करें। तो हमारा बस यही। सो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए कंपटीशन किस तरह बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, इसमें आपकी क्या राय है? देखो शुभम, एक बात बताता हूँ, समय के साथ सब हाँ कुछ परिवर्तित होता है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है चीजें बढ़ती हैं, घटती नहीं है। जैसे कि इनकम, प्रोग्रेस कार्ड को प्रोग्रेस कार्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि संभावना रहती है कि आपकी प्रोग्रेस होगी जीवन में। इसलिए समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है कंपटीशन भी हमेशा बढ़ता है। कंपटीशन कभी कम नहीं हो सकता, आप किसी भी स्तर पे। इवन मैं ये बोल रहा हूँ कि आज के टाइम अगर प्यून की जगह आ गई, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कंपटीशन प्यून की जगह पे होगा। इवन आप, मैं और हमारे ऐसे बहुत सारे शिक्षित लोग वो जगह डाल सकते हैं, वो फॉर्म डाल सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अभी वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, अन्य तथा सभी कारण। क्योंकि अभी आए दिन मैं न्यूज में सुनता रहता हूँ कोई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सब्जी बेच रहा है, हालांकि उसकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका संसाधन नहीं है। जो कि संसाधन का अभाव रहेगा तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर आप सोचो कि कंपटीशन कम हो कि भाई अब लोग छोड़ के जाएंगे, तो आप ये सोचो कि इस साल 12th वाला बैच रिफर्निश होकर आ रहा है, वो भी तो तैयार हो रहा है मेंटली, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस साल ग्रेजुएट भी होंगे। तो आप ओवरऑल स्कैन करो तो अपने यहाँ कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि भारत विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रखने वाला देश हुआ करता है। और मुझे लगता है शायद आगे आने वाले कुछ समय में अपन शायद 2030 ही, ज्यादा दूर मत जाओ, सभी लोग 2050 बोलते हैं, मैं कहता हूँ 2030 तक अपन शायद विश्व में नंबर 1 हो जाएंगे जनसंख्या के मामले में। तो कंपटीशन हमेशा बढ़ेगा, आप मेंटली तैयार रहो उसके लिए। और कभी ये मत सोचो कि जब पेपर आएंगे मैं तभी पढ़ूंगा। अपने यहाँ शिवपुरी में कमी है, बच्चा ये सोचता है यार पेपर आएंगे, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, 2 महीने पहले। कॉलेज वाले तो एक रात पहले ही तैयारी करते हैं, क्या 2 रात पहले। 10th 12th वाले तो ये सोचते हैं चलो 1 महीना है, सर के यहाँ जाऊंगा, एमसीक्यूज लूंगा। और यही सेम आप एमपीपीएससी में देखो, चाहे आप एमपी कांस्टेबल में देखो, चाहे संविदा या किसी, जैसे हमारे यहाँ संविदा का बैच बना, हमने कोशिश करी पहले बनाने की, लेकिन नहीं बना। अपने आप जगह ही बच्चा आएगा। क्यों? क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि हमेशा सिलेक्शन उसका होता है जो साल भर पढ़ता है, ना कि उसका जो 1 2 या 3 4 महीने पढ़ के ये उम्मीद करे कि टीचर से कि भाई हमें इतना अच्छा कंटेंट दे दो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैं तो खुद मेरी क्लास में बोलता हूँ कि भाई क्रैश कोर्स है, उम्मीद मुझसे मत रखना, उम्मीद अपने आप से रखना। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको बेस्ट मिले तो आपको साल भर पढ़ना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे से पढ़ो, मेरे यहाँ पढ़ो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है तो आपको साल भर एटलीस्ट देना पड़ेगा किसी भी लेवल के एजुकेशन के लिए। हाँ शुभम, ओवर टू यू। सर मेरा ये कहना है कि मतलब मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो पैनिक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे जगह नहीं आएंगी, कि अभी गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है कोरोना के लिए, तो लोगों का ये कहना है कि फंड नहीं होगा तो जगह कहाँ से आएंगी, नई भर्ती कहाँ से होंगी। और जैसे एमपीपीएससी में पिछले साल भी जगह नहीं आई थी, और फिर इस बार जगह आके रिजल्ट रुक गया कोरोना के चक्कर में। देखो तो रिजल्ट अभी रुका है तो वो आप बोलो, पहले क्वेश्चन कंटिन्यू कर लो। हाँ सर, तो कोरोना के चक्कर में रिजल्ट रुक चुका है, तो लोग इतना मतलब पैनिक हो रहे हैं और अंदर से मतलब डिमोटिवेट हो रहे हैं कि आगे वो अपनी स्टडीज को कैसे कैरी करें और शुभम मतलब फर्स्ट ऑफ कैसे ऑल मन मैं लगाएं। हाँ हाँ मैं समझ गया आपकी बात। वही हाँ सर। इसका एक कारण तो मैंने आपको बताया। मन लगाने की सबसे पहली वो मेन चीज होती है रूटीन। हमने देखा कि हमने वीडियोस डाली, उसके हमें ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, जो कि हमने यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है, तो हमारे सब्सक्राइबर भी ज्यादा नहीं है, 400 के अराउंड है।
हमने एक चीज़ महसूस करी कि हम वीडियोस बना के डाल रहे हैं तो बच्चा कभी आज दिख रहा है, कुछ कल दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अनियमितता। हम कोई इतने बजे तो डाल नहीं रहे भाई कि इतने बजे करेक्ट आपको वीडियो मिल जाएगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। हमसे भी कुछ मानव है, हमसे भी कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं, हम भी 1-2 दिन आगे पीछे कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप नियमित नहीं हो। तो नियमित बनने के लिए सबसे पहले आपको तो एक टाइम टेबल फ़ॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्लासेस रोज़ चलाने का फैसला किया है लाइव। कम से कम अगर 2 बच्चा भी पढ़ रहा है, तो और उन 2 बच्चों में से 2 का सिलेक्शन या 1 का सिलेक्शन होता है इसी दौरान या इसके बाद जब भी एग्ज़ाम होता है, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि हम अभी घर पे कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अगर एक बच्चे को भी पढ़ाते हैं 3-4 घंटे, वो हमसे बहुत कुछ लेके आता है। इसलिए हमने बैच पूरा रिफर्निश करके शुरू से बनाया है कि जो बेसिक वाला बच्चा है वो भी हमसे जुड़ सके। समझ रहे हैं ना आप? जो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा है, जो 12th पास करके आया है, वो भी हमसे जुड़ सके। इसलिए हमने सब कुछ शुरू से उठाया है। हमने टारगेट रखा है कि 2 महीने भाई कुछ नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन ओपन नहीं हुई, हम 2 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव जाएँगे। हमारी सोच और विचारधारा ये रहेगी कि हम बच्चों को सबसे पहले तो एक रूटीन फ़ॉलो करवा सकें। अगर बच्चा रूटीन फ़ॉलो करेगा ना, तो वो यूट्यूब पे भी आना स्टार्ट कर देगा। वही हमारी अनियमितताओं में भी उसे नियमितता दिखने लगेगी और वो उसको कैरी फॉरवर्ड करने लगेगा, मीन्स पढ़ने में एंगेज हो जाएगा। और रहा ये कि कोरोना के चलते जगह नहीं आ रही है, सरकार के पास फंड नहीं है। भाई एक बात बताओ, आप पंचायत में क्यों जुटे हो? अगर आप इसी बात को लेके बैठोगे तो मेरे हिसाब से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होगा जो इस समय पढ़ रहा होगा। मैं आपको अभी भी बहुत सारे नाम हैं जिनसे मेरे बच्चे हैं, जिनसे बात होती है। जैसे सलोनी पांडे है, कोलारस की है, कोलारस से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, अपने आती है। वो नोट्स बनाती है, रोज में व्हाट्सअप कर रही है। कल ही उसने सीबीसी के नोट्स बनाए, क्वेश्चंस थे, उसने मुझसे फ़ोन करके पूछा। आशुतोष कुशवाहा, जो कि अभी इंदौर गए थे, अपने यहाँ से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनका भी प्री निकल रहा है। वो मेंस के लिए इंदौर गए थे, अभी आए, जो कि इन्हीं सब सिनारियों के चलते वो भी लगातार घर पे पढ़ रहे हैं, मुझसे टच में। और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे कि मैं क्या नाम लूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे नाम है, एक लंबी लिस्ट है, सनी वगैरह वगैरह। तो ये बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं और मुझे डेफिनेट पता है कि ऐसे ही बच्चे सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि जहाँ शून्यवाद होता है, शून्यवाद मीन्स कि जहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, और जहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा और आप एक स्टेप अहेड हो जाते हो अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ कर लेते हो। यही मैं अपनी टीम वालों को बोलता हूँ, जो लर्नर एकेडमी का परिवार है, हमारे संग जितने भी को वर्कर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको यही बोलता हूँ कि अभी सब शून्यवाद है, अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो बेटर रहेगा कि हम समाज के लिए तो कुछ करें। तो हम समाज के लिए, अपने लिए, क्योंकि अगर हम भी फालतू बैठे रहेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी क्षमताओं पर भी ब्रेक लगेगा। हम अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है जीवन में हमें लाइव ही पढ़ाना पड़े, हमें नहीं पढ़ाना ऑफलाइन, हमें ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़े, तो अभी से अपने अंदर विकास करें। इसीलिए जो बच्चे अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये तर्क वितर्क ना करें, जगह आएंगी कि नहीं आएंगी, सरकार के पास फंड है कि नहीं है। भाई सरकार को फंड रेज करने में 2 दिन लगेंगे। 2 दिन कैसे? आप घर से बाहर निकले, उन्होंने टैक्स लगा दिया, रोड पे कदम रखने का टैक्स है, आप क्या करोगे? कहाँ तक लड़ोगे? सरकार को पैसा अगर जनरेट करना होगा, उसको मुश्किल से हार्डली 2 दिन, और मैं कहता हूँ कि 2 घंटे में वो जितना फंड चाहे उतना रेज कर सकती है। इनकम टैक्स की रेट चेंज कर सकती है, टोल टैक्स की रेट चेंज कर सकती है। इवन मेरे हिसाब से शायद अभी जो वाइन शॉप खुली है, उनकी वाइन की रेट देख लो, उन्होंने शायद और ज़्यादा हाई कर दिया है। लोग संभावित ये सोच रहे थे कम होगी, उन्होंने बढ़ाया है, मे भी शायद। तो ये क्यों कर रही है सरकार? सरकार को पता है कि जिस दिन मार्केट खुलेगा हमें 2 महीने नहीं लगेंगे, क्योंकि हम विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ऐसी हमें विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं कहा जाता है। हमारे पास कुछ तो है, कम से कम हमारे पास एक मोदीवाद हो, एक मोदी थ्योरी तो है। और मेरे हिसाब से अपन में से आधे से ज़्यादा लोगों को उन पर विश्वास हुआ, और हमें भी विश्वास है। चाहे अब वो वित्तीय आपातकाल क्यों ना लगे, लेकिन हमारे लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। और हमें पता है कि आगे चल के हमें इस लॉकडाउन का फ़ायदा ही मिलेगा, घाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। और आप लोग घर पे रहें, अपनी पढ़ाई करें, और द लर्नर एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। कल 9 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और हम यही चाहेंगे कि आप जितने भी आपके अन्य स्टूडेंट्स हैं या आपके जितने भी मित्र हैं, उन सबको बताएं कि जुड़ें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है। इसमें हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं है, ना हमारी अर्निंग का कोई साधन है। हम तो बस ये चाह रहे हैं कि हमसे बच्चा जुड़े, और अपनी शिक्षा से बच्चा जुड़े। सबसे पहले वो शिक्षित हो, अपने समय का सदुपयोग करे। सुबह से शाम बैठो आप, आपके पास में भी शायद 1.5 से 2 GB डाटा होता है, वो सफिशिएंट है दिन भर। अगर आप रहते हो तो दिन भर पढ़ने के बाद में भी शायद शाम को आपको नेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आराम से जब तक थकोगे नहीं तब तक सोओगे नहीं, और थकने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, मानसिक श्रम तो करना ही जरूरी है। हाँ शुभ सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है हम्म। कि जो नेगेटिव न्यूज मिलती है बच्चों को कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और काफी नेगेटिव न्यूज चल रही है व्हाट्सएप पे, एक मतलब ये उदाहरण कोरोना को दीजिए। लेके। सर, जैसे कोई फेक न्यूज वायरल कर रहा है, हम्म।
तो लोग चिंतित हो जाते हैं कि ये कोरोना पूरा साल भर चलेगा। मतलब अब मोदी जी हाँ बोलते मैं हैं समझ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप मैसेज मत पढ़िए। हम्म। मैं तो आपका लोग क्वेश्चन काफी समझ ऐसे गया कि फेक न्यूज़ से अपन लोग। हाँ, हाँ। फेक न्यूज से कैसे बचा जाए, लोग कैसे बचा देखो सकते हैं मैं लोगों आपको को एक फेक न्यूज एक से? हालाँकि मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग को अगर न्यूज़ सुनना है, प्रॉपर न्यूज़ सुनना है, हाँ, तो एक चैनल है यूट्यूब पे द लल्लन टॉप। मैंने अपनी क्लास में बच्चों को भी बताया, शायद आप लोग को डी पता लल्लन होगा। टॉप। तो मैं यस सर। अधिकतर ना जो मुझे एनालिटिकल न्यूज़ चाहिए होती है, मैं वहाँ से निकालता हूँ। मैं कभी व्हाट्सएप को पढ़ता ही नहीं हूँ। इवन फॉरवर्डेड मैसेज तो मैंने आज तक कभी पढ़े नहीं, ना कभी ध्यान दिया है। तो हमेशा आप ये देखो कि आपको जो डाटा मिल रहा है वो संसाधन उसका कहाँ से है। अगर वो डाटा अगर आपको किसी सोशल मीडिया से मिल रहा है, नॉट इवन मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप की, फेसबुक से, टिकटॉक से या वगैरह वगैरह, किसी माध्यम से कोई मैसेज कम भी हो रहा है तो पहले तो उसको एस्केप करो। ऐसे हाँ, मनोरंजन के लिए अच्छा है, आप जो देखना चाहो देखो। मैं किसी की चीज़ की नहीं बोल रहा हूँ कि भाई टिकटॉक देखो, जो आपका मन करे वो देखो। जिसको आपको अपने साथ रखना है रखो, जिसको अवॉइड करना है उसको अवॉइड करो। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप ऑथेंटिक न्यूज़ चाहते हो तो आप, मेरी राय में तो राज्यसभा टीवी देखो। ठीक, एक वो न्यूज़ के लिए ऑथेंटिक है। दूरदर्शन देखो। आज तक वाज तक बिल्कुल मत देखो, क्योंकि ये लोग अपनी विचारधारा को मैनिपुलेट करते हैं। और दूसरा, अगर आप चाहते हो देखना, तो लल्लन टॉप शो है, द लल्लन टॉप, वो काफ़ी अच्छा शो लगता है। वो एजुकेशनल है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। मैं उनके होस्ट का नाम भूल रहा हूँ, शायद सुधीर सुबह करके सौरभ कुछ इस द्विवेदी। तरीके से। सौरभ द्विवेदी। हाँ, सौरभ सौरभ सर, राइट राइट, जेएनयू के स्टूडेंट है वो भी। काफ़ी अच्छे वक्ता है, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग न्यूज़ पे विश्वास रखते हो तो न्यूज़ में आप न्यूज़पेपर पढ़ो। आप प्रिंट मीडिया से पे ज़्यादा विश्वास रखो, ना केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप आजकल अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगाओगे तो आपको डिबेट सुनने को मिलेगी। डिबेट में हमेशा एंकर हैवी होता है, जो मेरा प्रोस्पेक्टस रहा है। वहाँ पे पक्ष विपक्ष कभी भी हैवी नहीं रहता। एंकर अपने हिसाब से डिबेट को ले जाता है। एंकर की विचारधारा क्या होती है? जो टीवी की और टीआरपी की विचारधारा होती है। अब टीआरपी की विचारधारा क्या है? लेट इट बी, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है तो हम हिंदू के साथ जाएंगे तो टीआरपी अच्छी मिलेगी, या हम मुस्लिम के साथ जाएंगे तो टीआरपी अच्छी मिलेगी। तो वो जो विचारधारा रहती है वो टीआरपी की रहती है। वो विचारधारा रहती है पब्लिश की, कि हमें कितना ज़्यादा फ्रेम मिलेगा, पॉपुलैरिटी। तो वो चीज़ों को अवॉइड करो। आपको देखना है तो राज्यसभा टीवी इज़ द बेस्ट चैनल, और उसके बाद लल्लन टॉप है, जिसमें वो सत्य चीज़ों को बताते हैं। बहुत हद तक वो ऑथेंटिक होते हैं। ये नहीं कहता कि 100%, हाँ, बहुत हद तक वो ऑथेंटिक रहते ही हैं। और बाकी फिर आप कोशिश करो कि न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। यस सर। सर एक क्वेश्चन स्टूडेंट से आया है अभी लाइव, हाँ, हाँ। कि वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं ड्यूरिंग कोविड-19। मतलब कंसिस्टेंसी एक स्टडी से, मतलब हाँ, कंसिस्टेंसी, हाँ, हाँ। हाँ कंसिस्टेंसी। मैं इसका जवाब देता हूँ। अगर वो, उनका नाम क्या है जिन्हें ये क्वेश्चन पुट ऑन किया है? चित्रांश अग्रवाल जी। चित्रांश अग्रवाल जी, मैं एक आपको बहुत संस्कृत में जवाब देता हूँ। बड़े बड़े वैज्ञानिक ने इस बात को माना है कि अगर अपन संस्कृत का वाचन करते हैं, संस्कृत का कोई भी श्लोक का वाचन करते हैं, तो अपनी मेमोरी शार्प होती है और साथ ही साथ अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। मैं अपनी क्लास में भी अपने छात्रों से एक बात बोलता हूँ कि संस्कृत का माँ सरस्वती जी का एक श्लोक है, मैं आपको गा के सुनाता हूँ। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र प्रस्ताविता, या वीणावर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित संकराय प्रवृत्ति देवई सदा वंदिता, सामन पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यता। डेट मीन्स कि ये सरस्वती वंदना है। अगर आप इसको ऑनलाइन पे सर्च करोगे, मे भी शायद गूगल करोगे या फिर यूट्यूब पे देखो, आपको मिल जाएगी। आप रोज इसका वाचन करो। ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आप 5 दिन इसको अपने मंदिर में रखो, या जहाँ भी आप बैठते हो, आपकी टेबल है, स्टडी टेबल, वहाँ पे बैठो, उसे पढ़ो। आप जितनी बार इसे रिपीट करोगे, आपका मेमोरी शार्प होगी। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल और लाइव उदाहरण बताता हूँ, वो मैं स्वयं हूँ। मैं 10th फेलियर रहा हूँ। 10th में मेरी कंपार्टमेंट रही थी। मैं ग्रेजुएशन में 43% से पास हुआ हूँ, मात्र 43%, वो भी रो के। 3 साल का कोर्स तो मैंने 5 साल तक किया था, बैक लगा के। मेरी मेमोरी शार्प हुई, उसका मेन कारण क्या है कि मैंने सरस्वती वंदना याद की। मैं किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी भगवान को, मैं बस अपनी विचारधारा बता रहा हूँ, पहले बता दूं। तो अगर आप किसी भी संस्कृत का एक श्लोक बहुत अच्छे से कंठस्थ से करते हैं, तो ये आपकी मेमोरी को शार्प करता है। और जितनी ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी, उतना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपको चीज़ें ग्रैब होना स्टार्ट होगी, आपको पढ़ाई में मजा आएगा। आपको पढ़ाई में मजा क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका पहले तो कंसंट्रेशन नहीं है, दूसरा आप जो याद करते हो भूल जाते हो, और तीसरा प्रैक्टिकली अप्लाइड नहीं करते हो। तो आप
तीनों चीजों को करना सीख जाओगे अगर आप संस्कृत का एक कोई भी श्लोक जो भी आपके मन में आए, जैसा भी आए, आप उसका वाचन करें। रोज सुबह उठे, मंदिर में जाएं, भगवान के सामने उसका वाचन करें। आप अपने श्लोक के साथ या अपनी जो भी पूजा या फिर जो भी आपकी प्रेयर होती है उसके साथ आप इसका वाचन करिए। मैं डेफिनेट बोलता हूँ कि आपके सभी सवालों का जवाब इसी और यहीं से मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन पर बच्चों का ज्यादा फोकस रहेगा और टीचर भी इस टेक्नोलॉजी को काफी उपयोग करेंगे, तो शायद ऑनलाइन, और आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे आपने बताया कि आप भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो आने वाले समय में सर आपको क्या क्या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कि आप बच्चों को पूरा बच्चों को पूरा कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे सारे बच्चों को जोड़ने के लिए? आपका जो सवाल है बहुत खूबसूरत सवाल है, और सबसे बड़ी समस्या जो हमें भी लग रही है कि हम दिन भर चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे। पहले तो नेट मीन्स की ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, इसको मैं एक शब्द में डिफाइन करूं तो ऐसी चीज़ों को चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। जैसे कि एक अच्छा वेब कैम होना चाहिए, कैम होना चाहिए, अच्छे आपके इलेक्ट्रिशियंस होने चाहिए आपके पास कि कभी भी लाइट जाए या इन्वर्टर कनेक्शन हो। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ह्यूज अमाउंट में लगता है ऑनलाइन में जाने के लिए। कहने को अगर अपन सोचें कि ऑफलाइन से कम खर्चीला होता है, नहीं। अगर आप देखें तो ऑनलाइन में बोर्ड जो अपन लेते हैं, ऑनलाइन वाले जो बोर्ड आते हैं जो कि अधिकतर टीचर यूज़ करते हैं, हमारा भी परचेज करने का चल रहा है, वो 5 से 6 लाख रुपए का तो केवल वो बोर्ड आता है। तो सबसे बड़ा जो ऑनलाइन में ये होगा कि अपने पास संसाधन अपन को कलेक्ट करके रखने पड़ेंगे और साथ ही साथ उनके मेंटेनेंस पे भी अपन को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लग रही है वो नेट कनेक्टिविटी। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं एक तो इलेक्ट्रिसिटी पे, दूसरा नेट पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक दफ़ा चली भी जाए तो अपन उससे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन नेट को मैनेज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर भारत सरकार इस चीज़ को प्रमोट करना चाहती है तो मेरा उनसे आग्रह होगा, अगर कोई भी एक अच्छा ऑफिसर सुन रहा हो तो मेरी इस बात को ऊपर तक पहुंचाए कि हमें जो हमारी ब्रॉडबैंड स्ट्रिप है, मीन्स की जो उनकी वेव लेंथ है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि ये जो क्लासेस हैं गांव में भी चल पाए। जैसे मेरे बहुत से विद्यार्थी हैं जो गांव से हैं, उनका फ़ोन आया, सर हमारे यहाँ नेट नहीं आता है उस मात्रा में, हमें उनकी छत पर जाना पड़ेगा, इनके यहाँ जाना पड़ेगा, तब जाके हमें नेट मिलेगा। मैंने कहा बेटा अभी ये संभावनाएं हैं और ये समस्याएं हैं, इन सब से आपको जूझना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ने के लिए तो लोग लैंपों के नीचे बैठ लेते हैं, आप दूसरे की छत पर नहीं बैठ सकते। और रहा एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी मुझे सुन रहा है और शोम सर आप भी, एक पढ़ाई में कनेक्शन होता है। मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, अरस्तु क्या कहते हैं, शिक्षा केवल वो काम की नहीं होती जो मानव को बनाती है, शिक्षा वह काम की होती है जो समाज का विकास करती है। तो समाज के विकास में अहम भूमिका होती है गुरु की। आजकल हालांकि गुरुओं का नेचर भी बदलता जा रहा है, उसके बारे में अपन 2 मिनट से चर्चा करेंगे। तो अगर आप समकक्ष किसी गुरु के बैठे तो मेरे हिसाब से शायद वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखा सकता है। जैसे मुझसे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें मोटिवेट करो। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें बाहर मोटिवेट करूंगा, इनर मोटिवेट तो आपको खुद से ही करना है। मैं कितना भी मोटिवेट कर लूँ, जैसे आप मूवी देख के आते हो, आपने दबंग मूवी देखी, आप मोटिवेट हो गए और आप मोटिवेट होकर 10 मिनट तो ऐसा सोचोगे कि मैं ही सलमान खान हूँ, सलमान खान भी मेरे सामने कादर खान है। आप 10 मिनट ऐसा सोचोगे, लेकिन 12वें मिनट क्या होगा, वही आप जो हो आपकी असलियत आपके सामने आ जाएगी। ओवरऑल गुरु की भूमिका ये होती है कि वो अपने छात्रों को मोटिवेट करता है। हाँ, अगर अपन ऑनलाइन में जाते हैं तो फिर भी अपनी ये प्रायोरिटी रहे कि अपन अपने छात्रों को मोटिवेट भी करते रहें समय समय पे। अगर 2, 5, 10 मिनट अगर उनका मोटिवेशन से भला होता है तो डेट मीन्स कि वो अच्छा कर रहे हैं। इसलिए हम ये एक शो लेके आए हैं जो कि अभी लॉन्च होने वाला है, टॉपर्स टॉक, शिवप्री टॉपर्स टॉक विद अंशुल सर। इसमें हम बच्चों को मोटिवेशनल कहानी सुनाएंगे। जैसे कि कुछ छात्र जो कि असाधारण कार्य करके गए हैं, जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे आईएएस ऑफिसर बना, उसकी वास्तविकता क्या थी, क्या था उसका 12th में स्कोर। शायद आप भी जानना चाहते होंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो 12th में कौन सा सब्जेक्ट लिया था। अपने यहाँ की जो कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने 12th कैसे किया, उनकी ग्रेजुएशन में क्या रहा, उनके कौन दोस्त थे, वो आज कहाँ हैं, ये सब। ना कि मैं कोरोना के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, मेरे हिसाब से मेरे से बड़े बड़े और महान लोग इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा शो इसके संबंधित नहीं होगा। मेरा शो होगा उस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अंदर से मैं खुद जानना चाहूँगा कि कलेक्टर जब कलेक्टर बनता है उससे पहले वो छात्र जीवन में क्या करता है। हाँ शिवम, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर एक और क्वेश्चन आया है इसी से रिलेटेड, जो मयंक पुरोहित जी ने पूछा है जी। सर वो पूछ रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत जगह लैग करता है, जैसे प्राइमरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, तो
वो कहना चाह रहे हैं कि आई बिलीव कोरोना पेंडेमिक के स्प्रेड में कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन का भी कहीं ना कहीं कारण है। तो पोस्ट जब कोरोना खत्म हो जाए, पोस्ट कोरोना पीरियड में, तो जो एजुकेशनल पॉलिसी मेकर्स हैं, तो उन वो कैसे फोकस करेंगे उस चीज पे, क्योंकि अभी अपन मैं देख रहे समझ हैं गया कि आपने क्या गवर्नमेंट सोचा है। गवर्नमेंट को कोई फॉलो नहीं कर रहा है हम्म। क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है। तो सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस पर गवर्नमेंट को क्या मैं संदेश देना आपका चाहेंगे? प्रश्न समझ गया कि जो कोरोना स्प्रेड के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण एजुकेशन भी है। एम आई राइट ना? क्वेश्चन इज दैट कि कोरोना एजुकेशन यस के, सर। कोरोना स्प्रेड के पीछे एजुकेशन एक कारण है। हाँ, ये बात सही है। और अगर अपन शायद ज़्यादा अच्छे से शिक्षित होते तो शायद अपन इस करंट सिनारियो को बदल सकते थे। अपन अगर कंपेरेटिव करें तो परसों नरसों मैंने एक न्यूज़ सुनी कि अमेरिका बहुत जल्दी कोरोना से लड़ लेगा एज कम्पेयर टू इंडिया, जो कि इंडिया की डेडलाइन बताई है, मे भी शायद अक्टूबर या अगस्त या अक्टूबर के आसपास की कुछ बताई कि कोरोना खत्म हो जाएगा, बल्कि अमेरिका की जुलाई बताई है। कारण क्या है? कारण है एजुकेशन। ये जो मैं नाम भूल गया हूँ सर का, क्या नाम था सर का? क्वेश्चन मयंक क्या है? पुरोहित जी। मयंक, हाँ मयंक जी। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से एक बात साबित हो गई, अपने यहाँ केसेस, नंबर ऑफ केसेस बात करें ज़्यादा नहीं है अभी, और अमेरिका में मे भी शायद अपन से ट्रिपल होंगे, और डेथ की जो संभावना है वो अमेरिका में ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका जल्दी कवर करेगा, जल्दी क्योर होगा इस महामारी से। इसका मेन कारण रहेगा कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग शिक्षित हो गए। वहाँ के जो प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बार बोला कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो उन लोगों ने फॉलो किया बिकॉज दे आर मोर एजुकेटेड देन अस। अगर ये बात अपने प्रधानमंत्री, अपने सीएम, चीफ मिनिस्टर या अपने क्षेत्र के कलेक्टर महोदय भी कहते हैं तो शायद अपन उसे नहीं फॉलो करते होंगे। ठीक, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अपनी शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, आगे चल के हमें इस लूप होल को कहीं ना कहीं वर्कआउट करना पड़ेगा। ये जो लेकुना अपने एजुकेशन सिस्टम में है, ये जो कमी अपने एजुकेशन सिस्टम में है, इसको हमें कैसे ना कैसे करके दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आज कोरोना मार रहा है, कल को ऐसी और बीमारी आएंगी, वो मारेंगी, और इन सबसे लड़ने के लिए एजुकेशन एकमात्र हथियार है। और ये सोच के अपन एजुकेशन को ना बढ़ाएं कि भाई अब हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। जैसे कि मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, नौकरी के लिए पढ़ाई मत करो। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, नौकरी आपको जरूर मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी। बस उसके लिए लगन होनी चाहिए, आपके मन में एक चाह होनी चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ करना है, अपने जीवन में कुछ बनना ही है। हाँ शुभम। थैंक यू सो मच सर। सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दी प्रबल अग्रवाल। जी जी जी। सर ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू सिलेक्ट ऑथेंटिक कोर्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एंड विच कोर्स? हाँ हाँ। एमपीपीएससी, फॉर एमपीपीएससी। Sir, here is फॉर the एमपीपीएससी ना? question. Yes, sir, हाँ, MPPSC. मैं अच्छा अच्छा। There are so many ऑनलाइन platforms in YouTube and other sites. So how फर्स्ट can ऑफ we ऑल मैं एक choose बात the बताऊं, देखो, authentic? आपने ओशो का नाम सुना होगा, प्रबल। ओशो एक बात कहते हैं, सत्य जीवन में बस एक है, वो है हम हैं, और एक हमारी मृत्यु। सत्य तो एक ही है जिसको हम खुद को मानते हैं, और हमारी मृत्यु। अगर कोई मुझसे बोले कि मेरी माता जी या आपकी माता जी, वो सत्य है, नहीं। ये एक सामाजिक गठबंधन है। समाज ने हमें बताया कि हमारे माता जी हैं या हमारे पिताजी, तो हमने माना। हमें तो अंतरात्मा हुई नहीं कि ये हमारी माता जी हैं या हमारे अंकल हैं या हमारे चाचा हैं। ओवरऑल कहने की बात क्या है, उसको अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा उसको, तो उससे एक बात कहते हैं कि सत्य केवल एक है, एक हम और एक हमारी मृत्यु, मतलब हम ही सत्य है। तो तैयारी में भी आपको हम पे ही विश्वास रखना है। हम मीन्स अपने आप पे। अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हो, अगर आप जानते हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो सत्य है, कोई ने बताया और आपने पढ़ा, तो वो असत्य है। सत्य क्या है? जो आपको पता है। और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपके अनुभव से। अगर आप सोचोगे आप एक दिन में ही सब कुछ समझ जाओ, नहीं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आपका अनुभव आगे बढ़ता जाएगा, आप चीजों को आसानी से स्कैन कर सकते हो। आज मैं बोल दूं कि भाई महेश कुमार की वर्णमान ले आओ, आप महेश वर्णमान ले आओ, ज्योग्राफी के लिए वो अच्छी है, हो सकता है एक क्वेश्चन शायद उसमें से ना, कि लूसेंट में से आ जाए या किसी अन्य किताब में से आ जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो प्रॉपर कोर्स है, पहले तो कोई भी बुक अपने आप में ऑथेंटिक नहीं है। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि एक किताब को 100 बार पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आज के टाइम कुछ इस तरीके से नहीं है। आज का टाइम कुछ ऐसा है कि 100 किताबों को एक एक बार पढ़ो और एक बार अपने नोट्स बनाओ। हमारी विचारधारा ये रहती है, हम तो बच्चों को 4 किताबें पढ़ाते हैं, चारों किताबों को मिला के उनमें से एक नोट्स बनवाते हैं। मैंने कहा बेटा, एक पॉइंट इधर से ही मिलेगा, एक पॉइंट इधर से ही मिलेगा। आप एक ही बुक को 100 बार पढ़ लो, एक क्वेश्चन इससे हट के दूसरी में आ गया, फिर क्या करोगे? ये तो ये हो गया ना, आप रटन तो तोता हो गए। सिनारियो बदल रहा है, कंपटीशन का स्तर बदल रहा है। अपन केवल एक चीज पे डिपेंड नहीं हो सकते। अपन
हमको अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे ले जाना पड़ेगा, वास्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। इसलिए अब वक्त वो नहीं है कि एक किताब को 100 बार पढ़ो, 100 किताब को एक एक बार पढ़ो और एक नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना सिविल सर्विसेज के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जो भी कंटेंट, जैसा भी कंटेंट जहां से भी मिलता है उसको पढ़ो, पूरा पढ़ो, उसमें से एक नोट्स बनाओ। जैसे कि लेट इट बी आपके पास पॉलिटी की 4 एकेडमी के नोट्स हैं, एक लक्ष्मीकांत भी है, डी बसु भी है, तो आप उन सबको पढ़ लो। एक बार पढ़ने के बाद अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ और लास्ट में आप अपने नोट्स पर विश्वास करो, क्योंकि वही आपका हम है। हाँ शुभम, यस मे भी सर। शायद प्रबल जी को अपना आंसर मिला होगा। हाँ सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू दैट कि शिक्षा का हर चीज में अहम रोल है, हम सभी जानते हैं। तो सर आप स्टूडेंट्स को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस महामारी का कैसे सामना करें और अपनी शिक्षा की मदद से वो इस महामारी को दूर करने के लिए कैसे गवर्नमेंट की सहायता कर सकते हैं और अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं? यूट्यूब चैनल से जुड़िए, द लर्नर एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़िए। हम दिन भर आपके साथ रहेंगे, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक आपके साथ रहेंगे। जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों का, सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। हमारी कोशिश ये होगी कि अभी संसाधन का अभाव है, लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और रहा ये कि कैसे करें, क्या करें, तो वो आज भी मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, हम सबसे बड़ी शक्ति हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे ही भारत बना है। तो हम लोग अपने आप पर विश्वास रखें और घर से ना निकलें। गाइडलाइन जो सरकार द्वारा दी जा रही है, प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस दी जा रही है, उसका अनुसरण करें बस। और अनावश्यक तौर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको बहुत काम हो, जैसे आपको लगता है कि हाँ मुझे आज निकलना है घर से, तो ही निकलें। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए मोदी जी चीख रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं कि भाई घर रहो। उनको थोड़ी ना पागल कुत्ते ने काटा है कि आपको घर पे रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं देश बचा रहे, क्योंकि देश का निर्माण आप लोगों से ही होता है, हम लोगों से ही होता है। जी शुभम। थैंक यू सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका क्या फीडबैक है हमारे फाउंडेशन के लिए? देखिए मेरे चेहरे पे तो स्माइल आई है। ठीक, अब मुझे नहीं पता मैंने कितनों के चेहरों पे स्माइल देखी है। आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल देख रहा हूँ मैं जब से, तो मे भी शायद आपकी फाउंडेशन अच्छा ही काम कर रही है, क्योंकि आप स्माइल कर रहे हैं, मैं स्माइल कर रहा हूँ। मे भी शायद जितने लोग सुन रहे होंगे वो लोग भी स्माइल कर ही रहे होंगे। तो ये जो आपका कंसेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं खुद आप लोगों से मिलना चाहूँगा जब भी ये लॉकडाउन का एरा, क्योंकि ये युग हो गया है, मुझे ऐसा लगता है ये 2 महीने नहीं है, ये 2 युग निकलते जा रहे हैं। हर एक दिन मेरे लिए युग बराबर है। जैसे ही कि ये एरा बीत जाएगा उसके बाद अपन मिलेंगे, और शिवपुरी शहर में एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ अगर मिलके हो सकता है तो हम करेंगे। मुझे नहीं लगता मेरी बात कितने लोगों ने सुनी होगी, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ जो लोग मुझे अच्छे से सुन रहे होंगे वो लोग मेरी विचारधारा समझ गए होंगे कि मैं नव वेदांतवादी विचारधारा से संबंधित हूँ। मैं हमेशा इनोवेशंस पे वर्क करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि शिवपुरी, मेरा एक मोटिव रहा है शुभम, मेरा मोटिव जो रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि मैं अपने आप को और तथा अपनी शिक्षा को जब सफल मानूंगा जब इंदौर से बच्चा शिवपुरी पढ़ने आएगा, ना कि शिवपुरी का बच्चा इंदौर जाएगा। जब मैं मानूंगा कि मैंने शिवपुरी में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है। अगर मैं यहाँ से पढ़ने, या मेरे पास भी ऑफर थे, देखो जब मैं कौटिल्य में, शिवपुरी कौटिल्य में पढ़ा रहा था तो मेरे पास भोपाल से ऑफर थे, 2-3 जगह से ऑफर थे, मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी शिवपुरी को केवल एक ऐसा हब ना बनने दूं कि भाई पैसे दो और पढ़ो। मैं चाहता हूं एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दूं। मेरे यहाँ के बच्चे आज भी फोन ला के कहते हैं कि सर हमें बहुत दुख होता है, हमें आपकी याद आती है और हमें अभी आना है। इवन वो लोग घर तक आते हैं मुझसे मिलने के लिए। मैं उन्हें मना करता हूँ। कारण क्या है कि हम शिक्षित तो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा केवल उसी मायने तक नहीं रख रहे हैं कि आपको केवल और केवल हमसे एक व्यवसायिक लाभ हो, भाई तुम हमें पैसे दो हम तुम्हें शिक्षा दें। नहीं, तुम्हारा हमारा एक दिल का कनेक्शन है जो कि आगे चल के समाज परिवर्तन के भी काम आएगा। तो हमारी जो शिक्षा करने की जो कैटेगरी है, हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। यही कारण है कि हम ये चैट शो लेके आ रहे हैं, एक मोटिवेशनल ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं, और साथ ही साथ अब हम एक काम भी करने वाले हैं, जैसे कि हमारा एक और नया इंस्टीट्यूशन ऊपर हो रहा है, तो वहाँ पे हम रोटी बैंक बनाएंगे। रोटी बैंक में हम बच्चों से आग्रह करेंगे, जो बच्चे सक्षम है घर से एक रोटी लेके आए, चाहे वो बासी लेके आए, हम चाहेंगे कि वो रोटी हम पशुओं को दें। रोज हम अपने बच्चों से एक सोशल काम कराएं, ताकि उन लोगों का समाज के प्रति एक दायित्व बढ़े। ये नहीं कि बस भाई आ गए, पढ़ लिया, सर ने पढ़ाया है, घर वालों ने भेजा है और इंदौर नहीं जाने दे रहे तो इसलिए यहाँ आ जाओ वगैरह वगैरह, ये सब कुछ नहीं। आपको जीवन में कुछ करना है तो अपने अंदर, स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं के अंदर परिवर्तन नहीं लाओगे, समाज को परिवर्तित नहीं कर पाओगे। हाँ शुभम। थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल सेशन। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें
और हमें मार्गदर्शन देते रहें सर। सेम ईयर शुभम। और जितने भी मेरे जिन लोगों ने भी मेरे को सुना है, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि ये जो मैसेज है डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन का, इस मैसेज को अधिक से अधिक स्प्रेड करें और आप सभी लोग इनसे कुछ प्रेरणा लें, ताकि जैसे ये काम कर रहे हैं, जैसे कि इनका एक फंडा और एजेंडा शिक्षा के लिए भी है, तो इनके साथ जुड़ें। जहाँ भी जिस संभावना में या फिर जिस भी कंडीशन में जिस व्यक्ति को शिक्षित या फिर शिक्षा की आवश्यकता है या उसे शिक्षित करने की आवश्यकता है, उसे शिक्षा मिले, इसकी गारंटी अपन लोग उठाएं और डोनेट स्माइल फाउंडेशन के साथ जुड़ के इनकी मदद की जाए, अपनी मदद की जाए, अपने समाज की मदद की जाए, अपनी शुक्री की मदद की जाए। क्योंकि एट लास्ट मैं आज भी बोलूँगा, हमारा उद्देश्य जब पूरा होगा, जब इंदौर दिल्ली से बच्चा शुक्री पढ़ने आएगा, तब हम मानेंगे कि हाँ, हमने हमारे जीवन में कुछ अचीव किया है। ये नहीं कि भाई बैराड़ का, पोहरी का, कोलारस का बच्चा आ रहा है, नहीं, ये तो है, ये आएगा। हमें पता है कि हम 2-3 साल काम करेंगे तो शायद ये बच्चा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएगा, जब हमें क्वालिटी पता चलेगी। लेकिन हमें क्वालिटी जब हमें हमारी क्वालिटी का निर्धारण जब होगा, जब हमारे लिए बच्चा इंदौर से पढ़ने आएगा, हाँ भाई मैं इंदौर की कोचिंग छोड़ के यहाँ आया हूँ शिवपुरी, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी आए जरूर शिवपुरी पढ़ने, तो उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, हमने कुछ अचीव किया है। शिवपुरी का एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, शिवपुरी हब बनता जा रहा है। जैसे कि शिवपुरी शहर में बहुत से समाज सेवी लोग हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा शिवा पाराशर जी का, मैं नाम लेना चाहूँगा चौबे सर का, जिन लोगों ने शिवपुरी शहर की लिए शिक्षित, शिवपुरी शहर को शिक्षित करने के लिए अपना जीवन तत्पर कर दिया है। इवन 24 साल तो मैं भी शायद 25 साल से और 25 साल से भी अधिक समय हो गया उन्हें फ्री ऑफ एजुकेशन देते हुए। मैंने अपने जीवन की स्टार्टिंग भी वहीं से करी थी, पढ़ाने का। और ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें डिमोटिवेट ना करें, उनका और ज़्यादा समर्थन दें, साथ दें, खुश रहें, घर पे रहें, डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन के इस शो से जुड़े रहें। और मुझे अत्यधिक खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के समकक्ष आ सकूं, अपनी बात रख सकूं, और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। धन्यवाद शुभम जी। अगर कोई और क्वेश्चन थैंक हो यू सो तो मच बता सर फॉर योर सकते काइंड वर्ड्स, इट्स द ऑनर टू हैव यू हियर सर। हैं। सेम हियर। थैंक यू सो और मच, थैंक जल्दी यू सो अपन लोग मच। मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जी क्या सर, जी सर। मैं चैट बॉक्स लीव कर सकता हूँ? चैट बॉक्स चैट क्लीन? बॉक्स लीव कर सकता हूँ क्या अभी, या यस सर, कुछ और यस सर, यू क्वेश्चन कैन। है? नो नो सर, नो सर, ठीक, थैंक यू शुभम, नो बाय। सर। थैंक यू सर। एंड ब्रॉडकास्ट कैसा था?